नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे लेखा मानक कितने प्रकार के हैं, क्योंकि पूर्व अध्याय में हमने लेखा मानकों के बारे में अध्ययन किया था। लेखा मानक क्या है, उनका महत्व क्या है, और आज इस अगले अध्याय में उसी का पार्ट है। इसमें हम ICAI द्वारा निर्गमित कुल 32 लेखा मानकों में से वर्तमान में अनिवार्य 29 में से महत्वपूर्ण लेखा मानकों का वर्णन नीचे किया गया है। ICAI की फुल फॉर्म पहले भी आपको मैंने बताई है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है। इसके द्वारा अब तक कुल 32 लेखा मानक जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 3 लेखा मानकों को डिलीट कर दिया है और अब है वर्तमान में 29 लेखा मानकों को मान्यता प्राप्त है, यानी इनका हम पालन करते हैं, ये अनिवार्य हैं। अब मैंने नीचे कुछ महत्वपूर्ण लेखा मानकों का वर्णन किया है जो हमारे परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, जिनमें पहला लेखा मानक है लेखा मानक 1, क्योंकि पूछ लिया जाता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण जो है वो किस लेखा मानक से संबंध रखता है, तो इसका आंसर होता है लेखा मानक 1। कभी कभी पूछ लिया जाता है लेखा मानक 1 किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए लेखा मानक 1 है वो लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित है, यानी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यह लेखा मानक जो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण से संबंधित है, ये 1979 में निर्मित किया गया था तथा 1 अप्रैल 1993 से कंपनी विधान द्वारा संचालित सभी उपक्रमों पर अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। यानी जहाँ कंपनी एक्ट लगेगा वहाँ लेखा मानक 1 का पालन 1993 से अनिवार्य रूप से कर दिया गया। यह मानक वित्तीय विवरण पत्रों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने में अपनाई जाने वाली प्रमुख लेखांकन नीतियों से संबंध रखता है। उन लेखांकन नीतियों का जिनका पालन किया है उनको अवश्य प्रकट करना चाहिए। अर्थात जो ये पैराग्राफ है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पैराग्राफ इस लेखा मानक को परिभाषित करता है। ये कहता है कि लेखा मानक 1 के अनुसार आपको अपने वित्तीय विवरण पत्र तैयार करने हैं और उनको प्रस्तुत करने के संबंध में किन किन नीतियों का पालन किया गया है, किन किन नीतियों को ध्यान में रखा गया है, इस बात को आपको अपने लेखों के साथ स्पष्ट रूप से प्रकट करनी चाहिए। यही लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण लेखा मानक कहता है। दूसरा महत्वपूर्ण लेखा मानक है लेखा मानक 2। यह है स्कंद का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज भी कहते हैं इंग्लिश में। स्कंद का मूल्यांकन लेखा मानक है, ये काफ़ी विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया जाता है और ये मानक हमने पहले अध्याय में अध्ययन किया था रूढ़िवादिता की अवधारणा। रूढ़िवादिता की अवधारणा का एक भाग है ये भी, क्योंकि रूढ़िवादिता की अवधारणा कुछ लेखा मानक 2 से विस्तृत है। क्योंकि रूढ़िवादिता की अवधारणा कहती थी कि भविष्य में होने वाली हानियों को ध्यान में रखना चाहिए, भविष्य में होने वाले लाभों को नहीं। अर्थात वहाँ पर हम भविष्य में अगर स्टॉक के संबंध की बात करें
तो स्टॉक का मूल्यांकन लागत और बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो उस पर करना चाहिए, क्योंकि लागत और बाजार मूल्य जो दोनों में से कम है, यानी भविष्य में अगर बाजार मूल्य बढ़ता है तो उसको ध्यान में नहीं रखना है, अगर लागत मूल्य कम है तो उस पर ही करना है, और भविष्य में अगर बाजार मूल्य घटता है यानी हानि है तो कम मूल्य बाजार है तो उस पर उसका मूल्यांकन करना है। ऐसे कई यानी डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाना, ठीक है, अन्य कई आयोजन बनाना वह रूढ़िवादिता की अवधारणा में थे। लेकिन लेखा मानक 2 है, ये केवल स्कंद के मूल्यांकन की बात करता है। यह मानक रूढ़िवादिता की अवधारणा से भी संबंध रखता है। इस मानक के अनुसार स्टॉक यानी स्कंद का मूल्यांकन लागत व बाजार दोनों में से कम हो उस पर करना चाहिए। जिस पैराग्राफ को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पैराग्राफ लेखा मानक 2 को परिभाषित करता है। अब आगे हम अध्ययन करेंगे लेखा मानक 3, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपकी पुस्तक में रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो लेखा मानक 3 के अनुसार बनाया जाता है, इसके संबंधित अध्याय अलग से दिया हुआ है। अगर रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखा मानक के अनुसार बनाया जाता है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए लेखा मानक 3 के अनुसार। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में यहाँ रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में बता दूँ। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है? एक व्यवसाय में रोकड़ व रोकड़ तुल्य यानी कैश और इक्विवेलेंट कैश कहाँ से आया और कहाँ गया, इसके संबंध में जो विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। ये रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य से ही संबंध रखता है। आगे नेक्स्ट है लेखा मानक 6, जिसके बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे रिलेटेड रखता है? यह है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, मूल्यह्रास का लेखांकन। यानी लेखा मानक 6 है वो मूल्यह्रास से संबंध रखता है। ये क्या कहता है? लेखा मानक 6 के अनुसार स्थायी संपत्तियों को ह्रास घटाने के पश्चात लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए। यानी स्थायी जो संपत्तियां है उनको वित्तीय विवरणों में ह्रास डेप्रिसिएशन लेस करो और उनको कॉस्ट वैल्यू पर दिखाओ, ये कहता है लेखा मानक 6। अंत में जो महत्वपूर्ण लेखा मानक है जिनको मैंने बताया है वो है लेखा मानक 10, स्थायी संपत्ति हेतु लेखांकन। यानी फिक्स असेट्स को जो हमारी बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी जो अंतिम खाते हैं उनमें किस प्रकार दिखाना है, ये लेखा मानक 10 के अनुसार। और लेखा मानक 11 है, यह है विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव हेतु लेखांकन। यानी फॉरेन मनी को जो एक्सचेंज करते हैं उनकी क्या एक्सचेंज रेट होगी, उसके संबंध में लेखा मानक 11 बात करता है। लेखा मानक 12 करता है सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन। यानी किसी भी संस्था को अगर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलती है तो उसकी अकाउंटिंग किस प्रकार की जाएगी, ये लेखा मानक 12 निर्धारित करता है। लेखा मानक 13 है, ये है इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंटिंग किस प्रकार की जाती है, यानी विनियोगों के लिए लेखांकन। और लेखा मानक जो 14 है, लेखा मानक 14 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह है एकीकरण के लिए लेखांकन, यानी अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। अमालगमेशन है, इसका जो अध्याय है वो आपकी पुस्तक में अलग से है। अमालगमेशन एकीकरण क्या होता है? एकीकरण 2 प्रकार का होता है बच्चों, क्रय की प्रकृति का एकीकरण और दूसरा है विलय की प्रकृति का एकीकरण। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्या है, एक संस्था किसी अन्य संस्था को क्रय करती है तो ये क्रय की प्रकृति का एकीकरण है। और विलय की प्रकृति का एकीकरण है कि अन्य संस्थाएं किसी एक संस्था में जाकर मिल जाती है।
तो मैंने आपको आज के इस अध्याय में ICAI के द्वारा निर्मित 32 लेखा मानकों में से जो अनिवार्य 29 लेखा मानक है, उनमें से महत्वपूर्ण कुछ लेखा मानकों को मैंने यहाँ बताया। ज़्यादातर इस चैप्टर में से कंपटीशन एग्जाम में से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और जो मैंने यहाँ कुछ लेखा मानक आपको दिखाए हैं, इन्हीं लेखा मानकों के संबंध में पूछा जाता है। या तो ये पूछा जाता है लेखा मानक एक किससे संबंधित है, यानी उस लेखा मानक का क्रमांक पूछा जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित है, या उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये किस लेखा मानक से संबंधित है। मूल्यह्रास का लेखांकन किस लेखा मानक से संबंधित है, क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आपको कहना पड़ेगा 6 से। रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखा मानक के अनुसार बनाया जाता है, लेखा मानक 3 के अनुसार। लेखा मानक 3 किससे संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप कहाँ देना है रोकड़ प्रवाह विवरण। आपसे क्वेश्चन कर दिया स्थायी संपत्तियों का लेखांकन किस लेखा मानक के अनुसार है, तो आपका आंसर होना चाहिए 10 के अनुसार। विदेशी विनिमय दर से संबंधित कौन सा लेखा मानक है, तो आपका आंसर होना चाहिए 11। या आपसे क्वेश्चन उल्टा भी किया जा सकता है, लेखा मानक 11 किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए विदेशी विनिमय दरों से संबंधित। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में। इस अध्याय जो लेखा मानक है, इससे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपने इसको सुना, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इसके